अधिकार है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। समानता का अधिकार हम आपको बता दिए हैं। दूसरा आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। तो दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 18 तक तो हो ही गया है, यानी समानता का अधिकार हो गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक को पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। पीछे वाला भी एक भी क्लास नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक का पीडीएफ है वहां तक पहले पढ़ा देंगे, तब जाकर के जो है आपको अगले चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। अशोक कुमार आपके कहने से थोड़े हम चलेंगे, हम अपने अनुसार चलेंगे। वो कह रहा है कि इस चैप्टर में सब रटने वाला है, अगला चैप्टर पढ़ाइए, वही जानता है क्या है क्या नहीं है। एक से एक नमूना सब है, समझ गए। बहुत विद्वान है तो बैक हो जाइए, जाइए रट लीजिएगा। क्लास करने काहे के लिए आ गए? जाइए आराम से कम्बल तान के सो जाइए, ठीक है। हाँ, एक दो दिन से जो है वीडियो अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है एप्लीकेशन में। ठीक हो जाएगा एक दो दिन में, सब चीज अपलोड सही से होने लगेगा। अपडेट कर लीजिए, ऐप अपडेट कीजिए। विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल तीनों एक ही है। तीनों एक रहता तो फिर तीनों का नाम भी एक ही रहता। तीनों अलग अलग है, विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल। तीनों में अंतर है, तीनों में अंतर है थोड़ा बहुत, तो अंतर है, आगे पढ़ाएंगे, आगे समझाएंगे हम आपको। चलिए यहां से कमेंट हटाओ रे, लड़का कमेंट हटाओ यहां से। तो इसमें पहला है आपको अनुच्छेद 19। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 19 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। अनुच्छेद 19 को आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19 में जो है आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19
मूल संविधान के अंतर्गत 7 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता था। अनुच्छेद 19 मूल संविधान के अंतर्गत 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता था, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार जो भारत के आम नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उसी की चर्चा है। तो सबसे पहला है बोलने का अधिकार है, फिर है शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने का अधिकार, फिर है संघ, दल, पार्टी, संगम बनाने का अधिकार, बिना रोक टोक के पूरे भारतवर्ष में भ्रमण का अधिकार, फिर है आपको भारत के भीतर कहीं भी जमीन खरीद कर बसने का अधिकार, और फिर है आपको आजीविका चलाने हेतु कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। यही 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत का संविधान देता है। तो इसी की चर्चा विस्तार पूर्वक आगे करेंगे। तो इसमें पहला है अनुच्छेद 19 के 1 का क या ए। अनुच्छेद 19 के 1 का क या ए। जो अनुच्छेद 19 के 1 के क या ए है, इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति, इसमें जो है आपको विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति विचार एवं अभिव्यक्ति संबंधी प्रावधान हैं। देखिए, आप अपने विचार को रखना चाहते हैं तो आप अपने विचार को बोलकर रख सकते हैं, लिखकर रख सकते हैं, या अन्य किसी तौर तरीका से रख सकते हैं। सामान्य तौर पर भारत के लोग अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, अर्थात विचार एवं अभिव्यक्ति का मतलब बोलने का अधिकार। यहां पर विचार एवं अभिव्यक्ति का मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार या बोलने की स्वतंत्रता। भारत के भीतर हमें बोलने की आजादी है। आप बोलिए, आपको जो भी बोलना है आप बोलिए। सरकार के खिलाफ में बोलिए, सरकार के समर्थन में बोलिए, या जो भी बोलना है आप बोलिए। लेकिन ध्यान दें कि आप वैसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करता। आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वैसी बातें आप नहीं बोल सकते हैं जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करता है। और अभिव्यक्ति के और भी कई सारे माध्यम हैं, जैसे अभिव्यक्ति या विचार के अंतर्गत मान लिया जाए आपको बोलने का मन नहीं है, आपको चुप रहना है। जैसे हमारे मोदी जी मणिपुर पर चुप रहे, हमारे मोदी जी अडानी कांड पर चुप रहे, तो नहीं बोलने का मन था, नहीं बोले, कुछ नहीं हुआ। तो चुप रहना भी विचार एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आता है। चुप रहना भी विचार एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आता है। जिस प्रकार से बोलना आपका मौलिक अधिकार है, उसी प्रकार से चुप रहना भी आपका मौलिक अधिकार है। बोलने के साथ साथ चुप रहना भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत और भी कई सारे चीजों को शामिल किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय 1985 में दिया, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ। इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र है। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने
दिए गए अपने निर्णय में यह कहा कि अनुच्छेद 19 के 1 के क या ए में जो विचार एवं अभिव्यक्ति संबंधी प्रावधान है, अर्थात बोलने का अधिकार भारत के लोगों को है, उसी अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत प्रेस या मीडिया को आजादी दी जा रही है। प्रेस को आजादी दी जा रही है, प्रेस यानी मीडिया को आजादी दी जा रही है। देखिए, अगर आपको बोलने आता है तो आप कन्हैया कुमार की तरह बोल सकते हैं, सीधे मोदी जी पर वार कर सकते हैं। और बोलना भी एक कला है। हमारे मोदी जी बोल बोल कर ही, भाषण दे दे कर ही आरएसएस के एक छोटे से कार्यकर्ता से देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किए। कन्हैया कुमार भी काफी मध्यम वर्गीय फैमिली से आता है और बोल बोल कर वहां से उठकर आज कांग्रेस के वर्किंग कमेटी तक में शामिल हो गया है। कांग्रेस की 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस उसी 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी के सलाह पर काम करती है। और कन्हैया कुमार सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर वार करते हैं, गृह मंत्री पर वार करते हैं। तो बोलने आना चाहिए, और बोलने आपको तब आएगा, तब आप अच्छे से बोल पाएंगे जब आप किताब पढ़ेंगे, जब आपके पास नॉलेज होगा। कन्हैया कुमार इतना वार करता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर, तथ्य के साथ वार करता है, तथ्य के साथ। नहीं तो हमारे मोदी जी इतने तानाशाह हैं, उसको कोनो केस में फंसा करके जेल में बंद कर दिए रहते, लेकिन वो तथ्य के साथ बोलता है और उनके बोलने, उनके भाषण में तर्क रहता है, तर्क के साथ भाषण देता है वो। और इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 सदस्यों में से एक वो भी बना है, हमको लगता है हाल फिलहाल में। तो बोलना कितना महत्वपूर्ण है कि आपको जीरो से हीरो बना सकता है, आपको देश के एक सामान्य नागरिक से देश का प्रधानमंत्री बना सकता है। तो आप देखते होंगे कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो अपना वक्तव्य देता ही देता है, साथ ही साथ देश की आम जनता भी, देश के इकोनॉमिस्ट भी, देश के सामाजिक कार्यकर्ता भी, देश के पर्यावरण कार्यकर्ता भी, हर कोई अपना राय रखता है। तो ये जो लोग राय रखते हैं, ये जो हम आप या कोई भी, जैसे हम ही बोल देते हैं मोदी जी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर के, या किसी को भी लेकर के हम बोल देते हैं, संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है। भारत के एक नागरिक होने के नाते भारत के भीतर सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना भी कर सकते हैं और बुरे कार्यों की आलोचना भी कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से। और लोकतांत्रिक देशों में ही ऐसे अधिकार नागरिकों को मिलते हैं। सभी देशों में इस प्रकार के अधिकार देश के नागरिकों को नहीं मिलता है। चाइना में बोल लीजिएगा शी जिनपिंग के खिलाफ, औकात है। अमेरिका में आप बोल सकते हैं, रूस में आप बोल सकते हैं, रूस में बोल सकते हैं, हद तक बोल सकते हैं, एक सीमा तक बोल सकते हैं। भारत में तो एकदम पूरा बोल सकते हैं। भले बाद में मोदी जी एनएसए फेनएसए लगा करके आपको जेल में बंद कर दे, वो अलग बात है, लेकिन आपको बोलने का अधिकार है। और तर्क के साथ बोलेंगे तो मोदी जी भी काहे आपको जेल में बंद करेंगे। समझ गए? तो आशा करते हैं अब ये चीज आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ यहां पर इस बात को भी आपको याद रखना है कि बोलने के साथ साथ चुप रहना भी मौलिक अधिकार है। जैसे एक असदुद्दीन ओवैसी है, हमेशा टीवी डिबेट में शामिल होते हैं, कभी कभी उनसे मीडिया बोलता है कि आप अपनी देशभक्ति प्रकट कीजिए कि आप देशभक्त हैं, आप राष्ट्रगान जनगण मन बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़े वकील भी हैं, बहुत बड़े वकील हैं, कानून के तो ज्ञाता है ही। वो मौलिक अधिकार का हवाला देते हैं, कहते हैं बोलने के साथ साथ चुप रहना भी हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा मन नहीं है अभी राष्ट्रगान गाने का, हम नहीं गाएंगे, हमारा जब मन होगा हम गाएंगे। आप कौन होते हैं हमसे देशभक्ति, हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? हमारा संविधान ने, भारत में रूल ऑफ लॉ लागू है, विधि का शासन लागू है, भारत में संविधान लागू है। संविधान हमें चुप रहने का अधिकार देता है, और संविधान जो हमें चुप रहने का अधिकार देता है, इसलिए अभी मेरा मन है चुप रहने का, हम रहेंगे, हम नहीं गाएंगे।
आप हमको सर्टिफिकेट मत दीजिए। टीवी डिबेट में उनके द्वारा ये बोला गया है, जो स्टेटमेंट हम अभी आपको बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, उन्होंने ये टीवी डिबेट में इस बात को बोला है और ये सत्य भी है। अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा है, जबरदस्ती आप उससे बोलवा रहे हैं, तो आप उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, आप अनुच्छेद 19 का हनन कर रहे हैं। तो बोलने के साथ साथ चुप रहना भी हमारा मौलिक अधिकार है, हम सभी का मौलिक अधिकार है, पूरे भारतवासी का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 के तहत ही। इसके बाद झंडा फहराना, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराना भी विचार एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आता है, और झंडा फहराना भी अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत ही मौलिक अधिकार है। देखिए, ध्वज संहिता अधिनियम 2002 में आया है, और ध्वज संहिता अधिनियम 2002 देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार देता है। उससे पहले राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ सरकारी कार्यालय में फहराए जाते थे, लेकिन 2002 में जो ध्वज संहिता आया है उसमें यह कहा गया है कि देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है झंडा फहराना, और देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार झंडा फहराना है अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत, अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत। बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराना हम आम नागरिकों का मौलिक अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 के क, अनुच्छेद 19 के 1 का क। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 के 1 का ख या बी या बी या बी। हाल फिलहाल में एक आज तक पर कार्यक्रम हुआ था, उसमें स्मृति ईरानी गई थी भाग लेने के लिए, और स्मृति ईरानी से सुधीर चौधरी ने पूछा कि टमाटर के दाम 250-300 रुपए हो गए थे, तो क्या आपके घर में भी इसको लेकर चर्चा हो रहा था? यानी कुल मिलाकर के महंगाई पर सवाल सुधीर चौधरी ने पूछा। बमक गई स्मृति ईरानी और काफी सलीके से जवाब दी कि अगर मैं भी आपसे पूछूं कि जब आप जेल में थे तो क्या हुआ, मतलब खुले मंच पर जो है स्मृति ईरानी जो है सुधीर चौधरी को एक्सपोज कर दी पूर्णतः, समझ गए। तो ये जो सुधीर चौधरी महंगाई पे सवाल स्मृति ईरानी जैसी सशक्त महिला से कर लिया अनुच्छेद 19 के 1 के क के कारण, समझ गए। यानी प्रेस को जो अधिकार दिया गया इसलिए ना कर लिया, नहीं तो थोड़े कर पाता, नहीं कर पाता। स्मृति ईरानी तो बड़ी तानाशाह बन गई है और सफेद झूठ बोलती है। कुछ दिन पहले के वीडियो में रहता है उसकी बेटी जो है सिली सॉल चलाती है, फिर जो है आकर के बोलती है ना हमारी बेटी तो पढ़ती है, हमारी बेटी सिली सॉल थोड़े चलाती है, नहीं चलाती है, समझ गए। तो सफेद झूठ बोलती है। मोदी जी का कृपा है, केंद्रीय मंत्री बनी हुई है, समझे, और नहीं तो सासे बहू में रह जाती बेचारी, समझे। कभी बहू भी सास थी ना, कभी सास भी बहू थी। अच्छा, तो आप लोग ये ना सासे बहू बनिएगा, आप ही लोग तो बनिएगा। चलिए आगे, अनुच्छेद 19 के 1 के ख या बी, अनुच्छेद 19 के 1 के ख या बी। देखिए, आप देखते होंगे कोई भी कहीं पर भी सभा कर लेता है, विशेष तौर पर नेता सब, क्योंकि ब्लैक मनी तो नेता के पास है, समझ गए। तो नेता सबको देखते होंगे आप कहीं पर भी गांधी मैदान में या बापू सभागार में या कृष्ण मेमोरियल हॉल में या कहीं भी सभा कर लेता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सभा करने का अधिकार नेता को है, ऐसी कोई बात नहीं है। देश के हर नागरिकों को शांतिपूर्वक एकत्रित होकर के सभा करने का अधिकार है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का ख या बी भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक
बिना हथियार के, शांतिपूर्वक बिना हथियार के, बिना हथियार के सभा करने का अधिकार देता है, सभा करने का अधिकार देता है। आप अपने लोगों से मिल सकते हैं, अपने लोगों को मिलने के लिए एक सार्वजनिक स्थान पर बुला सकते हैं, तो यह अधिकार आपको है। और यह अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 का ख या बी देता है। राजनेता सब जो राजनीतिक सभा कर लेता है, कौन अनुच्छेद के कारण? इसी अनुच्छेद के कारण। फिर जो है भारतवर्ष के अलग अलग टीचर पटना आकर जो मीटअप कर लेते हैं, कौन अनुच्छेद के तहत? इसी अनुच्छेद के तहत। हमको आपको हर किसी को सभा करने का अधिकार है, हर किसी को सभा करने का अधिकार है। तो ये जो मीटअप सब आप देखते हैं, राजनीतिक सभा सब आप देखते हैं, ये सब अनुच्छेद 19 के 1 के ख या बी के कारण ही जो है आपको है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 के 1 का सी, अनुच्छेद 19 के 1 के ग या सी। आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति कोई पार्टी बना लेता है, कोई संगठन बना लेता है, या कोई संघ बना लेता है, कोई सहकारी समिति बना लेता है। तो भारत के हर व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी स्थापित करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, आयोग बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का ग या सी देता है। जैसे आप देखिए नीतीश कुमार जी जदयू बना लिए हैं, लालू जो है आपको आरजेडी बना लिए हैं, फिर जो है आपको जीतन राम मांझी हम पार्टी बना लिए हैं, पप्पू यादव जो है आपको जाप बना लिए हैं, या फिर छात्र नेता दिलीप कुमार, छात्र नेता दिलीप कुमार वो भी एक कुछ बनाया हुआ है छात्र हित में ही, कोई उसके संगठन का कोई नाम है, कुछ नाम है उसके संगठन का, ध्यान में नहीं है। हाँ जो भी है, ठीक है, जो भी है, जो भी आप अपना देख लीजिएगा, खैर जरूरी ना है देखना, लेकिन फिर भी। तो कोई भी जो कोई पार्टी बना लेता है, कोई आयोग बना लेता है, कोई संगठन बना लेता है, 10 आदमी मिल करके कोई संगठन बनाया कोऑपरेटिव बैंक टाइप का, कि 10 आदमी का पैसा है, जरूरतमंद लोगों को देंगे और उससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेंगे, इस प्रकार का चीज जो है गांव घर में देखने को मिलता है। तो ये सब जो लोग करता है, ये सब लोग अनुच्छेद 19 के 1 के सी या गो के कारण ही करता है। अनुच्छेद 19 के 1 का सी या गो ही भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 19 के 1 का गो या सी देता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 के 1 का घो या डी, गो या डी। यह अनुच्छेद भारत के सभी लोगों को भारतवर्ष के भीतर बिना रोके टोके कहीं भी आने जाने का अधिकार देता है। आप पूरे भारतवर्ष में लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुहार मोती से लेकर के किबुथु, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप आ जा लीजिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट और इधर जो है गुहार मोती से लेकर किबुथु, कहीं भी आ जा लीजिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पूरे भारतवर्ष के भीतर अबाध रूप से, अबाध रूप मतलब बिना रोके टोके, संचरण मतलब आने जाने, आने जाने मतलब घूमने। आप भले ही बिहार में पैदा हुए हो, आप महाराष्ट्र भी जा सकते हैं, आप गुजरात भी जा सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं, आप तमिलनाडु भी जा सकते हैं, आप कोलकाता भी जा सकते हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो पूरे भारतवर्ष के भीतर आपको स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार, पूरे भारतवर्ष के भीतर आपको स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का घ या डी देता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 के 1 का अंग या ई। यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी जमीन खरीदकर बसने का अधिकार देता है। मान लिया जाए कि आप झारखंड के रहने वाले हैं और आप यह चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदकर बसे, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप जाइए आराम से जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद करके बस जाइए। मान लिया जाए आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपको मन है महाराष्ट्र में जमीन खरीद कर बसने का, तो आप महाराष्ट्र में भी जमीन खरीद करके बस सकते हैं। आप बिहार के हैं, आपका मन है दिल्ली में जमीन खरीद कर बसने का, तो आप बस सकते हैं।
आप रह सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। देखिए, भारत के भीतर सभी लोग भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य विशेष के नागरिक है। कोई भी व्यक्ति भारत के भीतर किसी राज्य विशेष का नागरिक नहीं होता है। भारत के भीतर हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होता है। भारत के भीतर हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होता है, और इसलिए भारत के भीतर भारत के सभी नागरिकों को पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जमीन खरीदकर बसने का अधिकार प्राप्त है, और यह अधिकार देता है अनुच्छेद 19 के 1 का अंग या ई। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A जब तक जम्मू कश्मीर में लागू था, तब तक आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद करके नहीं बस सकते थे। लेकिन जब अनुच्छेद 370 और 35 समाप्त हो गया, तो अब जम्मू कश्मीर में भी आप जमीन खरीद करके बस सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य क्षेत्रों में पहले आप बस सकते थे, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में भी, मतलब अब पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी आप जमीन खरीद करके बस सकते हैं। तो पूरे भारत के भीतर कहीं भी जमीन खरीदकर बसने का अधिकार देता है अनुच्छेद 19 के 1 का अंग या ई। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 19 के 1 का च, या अंग्रेजी में एफ। 19 के 1 का च या अंग्रेजी में एफ। इसमें संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे निरस्त कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। इसे निरस्त कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। अब देखिएगा आप यहां पे, तो ये तो समाप्त हो गया है। आगे है अनुच्छेद 19 के 1 का 6 या जी। यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को भारत के भीतर अपना आजीविका चलाने हेतु, भारत के भीतर अपना जीवन यापन करने हेतु कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद भारत के भीतर सभी नागरिकों को अपना जीवन यापन करने हेतु कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार देता है। आप अपना जीवन चलाने हेतु कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं। मान लिया जाए कि अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको जॉब लग गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर जॉब नहीं लगा तब तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। किराना दुकान खोल लीजिएगा, या समोसा का दुकान खोल लीजिएगा, या कुछ भी, पान का दुकान खोल लीजिएगा, या कुछ भी, कोचिंग खोल लीजिएगा, या कुछ भी, जो भी मन होगा आपको, समझ गए, जो भी मन होगा आपको आप कर सकते हैं। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप वैसा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो। जैसे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तो बिहार में आप शराब का व्यापार नहीं कर सकते हैं। जैसे पूरे भारतवर्ष में ड्रग्स का व्यापार प्रतिबंधित है, तो आप ड्रग्स का व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो वैसा वस्तु का व्यापार जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो, वैसा वस्तु का व्यापार जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो, उस वस्तु के व्यापार को छोड़कर बाद बाकी वस्तु के व्यापार आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। और ऐसी नौबत ना आए कि आपको किराना दुकान खोलना पड़े या कोई अन्य छोटे मोटे व्यवसाय करना पड़े
इसलिए अभी समय है, पढ़ लीजिए, समझ गए। तो यही है अनुच्छेद 19। और जब आपको राष्ट्रीय आपात लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो यही अनुच्छेद 19 हम लोगों का निलंबित हो जाता है। मतलब हमसे हमारे बोलने के अधिकार छीन लिए जाते हैं, सभा करने के अधिकार छीन लिए जाते हैं, संघ बनाने के अधिकार छीन लिए जाते हैं, भारत में कहीं आने जाने के अधिकार छीन लिए जाते हैं, कहीं भी जमीन खरीदकर बसने का अधिकार छीन लिए जाते हैं, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। यही सब अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान हम लोगों से छीन लिए जाते हैं। मतलब उस टाइम में आपको एक लिमिट दायरा में रहना पड़ेगा। ऐसा हो जाता है जैसे आप लोग तो प्रत्यक्षदर्शी हैं कोविड के, अपने आप को घर में कैद करके रखना पड़ा था, समझ गए। तो यही आपको अनुच्छेद 19 है, इसको आप याद रखेंगे। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 को हम लोग आगे समझते हैं। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में एक लाइन में अगर कहा जाए तो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 20 में एक लाइन में अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 20 में है आपको दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अब कहिएगा इसका क्या मतलब होता है। आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देता है तो घटना को अंजाम दिए जाने के बाद अगर उस पर केस होता है, देखिए मान लिया जाए आप किसी का मर्डर कर दिए, आपके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, कोई केस नहीं हुआ, आप एकदम आजाद हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी की हत्या कर दिए, आप पर केस हुआ, साक्ष्य मिल गया, तब आप दोषी माने जाएंगे। आप हत्या कर दीजिए किसी का लेकिन साक्ष्य मत छोड़िए, तो आप तो है भगवान, ये सब काहे, कौन ये बिहार पुलिस बैच का बच्चा सब बहुत हल्ला करता था, समझ गया। 25 से 30 विद्यार्थी का एडमिशन कैंसिल कर दिए, ठीक है, 25 से 30 कार्ड लेकर सीधे फाड़ दिए, भागो यहां से, समझ गया। और क्लासरूम से 2 गो लड़की को निकाले, ठीक है, और 10 से 12 लड़का को कूटे, स्पेशली ऑफिस में ले जाकर के, समझ गए। पूरा बेचे सुधर गया, एकदम पूरा अच्छा से रह रहा है, समझे। एक बार आंख दिखा देते हैं तो सिस्टम में आ जाता है पूरा, समझे। अब लगता है एक रोज आप लोग के साथ भी वही करना होगा। और जानते हैं हल्ला कौन करता है? जो पूरा पैसा देकर के नहीं पढ़ रहा। झगड़ा कौन करता है? जो पूरा पैसा देकर के नहीं पढ़ रहा, वही सब झगड़ा करता, वही सब बदमाशी करता, वही सब हल्ला करता है। पिछले 6 से 7 महीना में इस बात को हम अनुभव किए हैं। 6 से 7 महीना, 6-7 महीना से ज्यादा, पिछले नवंबर से लेकर अभी तक, नवंबर से लेकर अगस्त चल रहा है, अगस्त 2023 तक में इस बात को अनुभव किए हैं। जो झगड़ा करता है ना, बाद में उसका कार्ड लेते हैं, पता चलता है किसी में तो पता चला इसका कार्ड है ये ना है, किसी में पता चला एकदम 100% फर्जी है, किसी में पता चला 5,000 के बदला 1,000 रुपया देकर के पढ़ रहा है, समझ गए। तो वही सब बच्चा जो है ये सब काम करता है। और ये सब बच्चा को लतियाने से, बाहर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, समझ गए। अगर कोई 5,000 देकर के पढ़ रहा है तो उसको बाहर करने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन जो 1,000-2,000 में देकर के पढ़ रहा है, हल्ला कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, उसको भगा दे, तो उसको भगा देने में हमको थोड़ा सा भी ये नहीं हो, संकोच नहीं होता है, समझ गए। और बदमाशी वही सब करता है, समझे। तो इसलिए ठीक से रहिए, फालतू का हल्ला मत कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, सीधा आगे बढ़ते जाएंगे, समझ गए। तो हल्ला मत कीजिए। हल्ला करने से क्या मिलता? कुछ मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। अगर नोबेल प्राइज मिलता तो समझ में आता है कि हल्ला करते।
समझ गए? और तो इसलिए हल्ला मत कीजिए। आइए, तो हम आपको यह समझा रहे थे कि आप कितनों भी बड़ा अपराध कर दिए, अगर आप पर केस नहीं हुआ, अगर साक्ष्य नहीं मिला, केस नहीं हुआ तो साक्ष्य का कोई मतलब ही नहीं, अगर आप पे केस नहीं हुआ तो आप निर्दोष हैं। और अगर आप कोई घटना किए और आप पर केस दर्ज हुआ, मुकदमा चला, साक्ष्य मिला, साक्ष्य मिल गया तो आप दोषी हो गए। और अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के कानून के तहत दोषी होता है तो फिर उस दोषी व्यक्ति को भारत का संविधान संरक्षण देता है, और उस दोषी व्यक्ति को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 20 संरक्षण देता है। और उस दोषी व्यक्ति को जो संरक्षण दिया जाता है उसे ही दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो गया, मतलब वह दोषी है, सबूत दे दिया गया, सबूत और साक्ष्य दोषी मानने के लिए पर्याप्त हो तो व्यक्ति को दोषी मान लिया जाता है। और फिर दोषी व्यक्ति को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 तीन प्रकार का संरक्षण देता है। पहला, भूतकालिक दंडिक विधियों से संरक्षण, दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण, और तीसरा स्वयं के खिलाफ गवाही देने को लेकर बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो दोषी व्यक्ति को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 तीन प्रकार का संरक्षण देता है। 20 का क या ए, भूतकालिक दंडिक विधि से संरक्षण, दंडिक विधि, भूतकालिक दंडिक विधि से संरक्षण क्या होता है समझाते हैं इसको। फिर आगे है 20 का ख या बी, दोहरे दंड से संरक्षण, इसको भी आगे समझाएंगे। फिर 20 का गौ या सी, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भूतकालिक दंडिक विधियों से संरक्षण, इसका क्या मतलब होता है आप समझिएगा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं जो भारत की न्यायिक प्रणाली है वह काफी शिथिल है। भारत की न्यायिक प्रणाली काफी शिथिल है। यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में किसी भी मामलों को लेकर जो निर्णय आता है लंबे अरसे के बाद आता है। केस हुआ 2023 में, निर्णय आएगा 2035 में। केस हुआ 2020 में, निर्णय आएगा 2040 में। ऐसा भारतीय न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत आप हमेशा सुनते होंगे, और यह भारतीय न्यायिक प्रणाली की सच्चाई है। तो होता यह है कि घटना को अंजाम 2020 में दिया गया और निर्णय आया 2035 में। 2020 के समय कोई और कानून था, 2035 में कोई और कानून हो गया। तो आखिरकार व्यक्ति को जो है दंड जो दिया जाएगा 2020 के कानून के तहत या 2035 के कानून के तहत। तो इसको समझना है, इसी बात को तो समझना है, और इस बात को समझ गए तो भूतकालिक दंडिक विधियों का संरक्षण आप समझ जाइएगा। देखिए, भारत का संविधान यह कहता है कि व्यक्ति ने जिस समय घटना को अंजाम दिया है उस समय के कानून के तहत ही व्यक्ति को सजा दिया जाए। अगर घटना को अंजाम 2020 में दिया गया है तो 2020 में जो कानून था उस कानून के तहत ही सजा दिया जाए।
न कि बाद में बने कानून या पहले बने कानून के तहत सजा दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, मान लिया जाए कि हमने किसी घटना को अंजाम 2023 में दिया, हमने किसी घटना को अंजाम 2023 में दिया। जैसे मान लिया जाए कि हमने 2023 में किसी की हत्या कर दी। मान लिया जाए कि 2023 में हम किसी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दिए, और 2023 में कानून यह था कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। 2023 में हमने किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, और 2023 में कानून यह था कि अगर कोई व्यक्ति किसी की गोली मारकर हत्या करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। हमने घटना को अंजाम 2023 में दिया, जांच हुआ, छानबीन हुआ, सब चीज उठाया गया, मुकदमा चला, और हमको लेकर निर्णय आया 2035 में। हमने जो घटना को अंजाम दिया था उसको लेकर के निर्णय आया 2035 में। 2035 में, और बीच में 2030 पड़ता है। 2030 में भारतीय दंडिक विधि में संशोधन हुए और यह प्रावधान किए गए 2030 में कि अगर कोई व्यक्ति किसी की गोली मारकर हत्या करता है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी की गोली मारकर हत्या करता है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो अब हमारे केस को लेकर निर्णय 2035 में आया, तो जो हमको सजा दिया जाएगा वो 2023 के कानून के तहत ही दिया जाएगा, ना कि 2030 के कानून के तहत दिया जाएगा। मतलब हमने जिस समय घटना को अंजाम दिया है उस समय के कानून के तहत हमें सजा दिया जाएगा, ना कि बाद में बने कानून या पहले बने कानून के तहत हमें सजा दिया जाएगा। तो भले ही हमारे मुकदमा में निर्णय 2035 में आया हो, लेकिन हमें फांसी की सजा नहीं मिलेगी, बल्कि हमें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। तो ये जो व्यवस्था है कि जिस समय घटना को अंजाम दिया जाता है उस समय के कानून के तहत ही सजा दिया जाएगा, ना कि बाद में बने कानून के तहत सजा। इसी को किताबी भाषा में भूतकालिक दंडिक विधियों से संरक्षण, यानी बाद में बने कानून से संरक्षण। बाद में बने कानून से संरक्षण, ये नहीं कि 2030 में फांसी हो गया, किसी की हत्या करने के एवज में कानून बनाकर कर दिया गया तो हमें फांसी दे दिया जाएगा। नहीं, हमें आजीवन कारावास ही दी जाएगी। बात समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद दोहरे दंड से संरक्षण। एक अपराध के लिए आपको सिर्फ एक बार सजा दिया जाएगा, बार बार नहीं दिया जा सकता। इसी को कहा जाता है दोहरे दंड से संरक्षण। किसी भी दोषी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दिया जाता है, बार बार सजा नहीं दिया जा सकता है, दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता है। उसी को कहा जाता है दोहरे दंड से संरक्षण। यानी अगर आपने अपराध एक बार किया है तो आपको एक ही बार सजा मिलेगा, बार बार नहीं मिल सकता है। इसके बाद अब हम किसी की हत्या गोली मारकर कर दिए हैं, तो अब हमसे हमारे विपक्ष वाला वकील हमसे गवाही नहीं ले सकता है। यानी अगर घटना को अंजाम हमने दिया है तो हमसे गवाही नहीं ले सकता है कि हमने कौन गोली से मारा, हमने कट्टा से मारा, या हमने सिक्सर से मारा, या हमने पिस्टल से मारा, किससे मारा, नहीं मारा, ये सब सबूत हमसे नहीं ले सकता है। कब मारे, क्या किए, कहां से गोली लाए, ये सब सबूत हमसे नहीं लिया जा सकता है, हमसे गवाही नहीं लिया जा सकता। यानी जो अपराधी होता है उससे गवाही नहीं लिया जा सकता है। तो स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह भी संरक्षण देता है अनुच्छेद 20। यही है आपको अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के बाद आगे है अनुच्छेद 21, लेकिन अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले इतना याद कर लेते हैं। चलिए आइए, अनुच्छेद 19 वर्तमान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार देता? कितना? विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति। कौन अनुच्छेद के तहत प्रेस या मीडिया को आजादी? आए
झंडा फहराना मौलिक अधिकार। आए? शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। शांतिपूर्वक सभा करने का। पार्टी, संघ या सहकारी समिति बनाने, पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी आने जाने का अधिकार। पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी आने जाने का अधिकार। पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी जमीन खरीद कर बसने का अधिकार। कहीं भी जमीन खरीद कर बसने का अधिकार। जीवन यापन करने तो कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। आए? बिहार में शराब का व्यापार कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है? क्या है? अनुच्छेद 20 दोषी व्यक्ति को कितने प्रकार का संरक्षण, कितने प्रकार का? पहला, दूसरा, तीसरा। आए? क्या? हाँ जी है सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार। चलिए सुनिए ना, अनुच्छेद 19 यहां पर स्पष्ट ना है, ठीक है? स्पष्ट ना है इसलिए हम लिखवा रहे हैं। ठीक है? लिखिए तो, अनुच्छेद 19 स्पष्ट ना है पूर्णतः, इसलिए लिखा रहे हैं। ठीक है, लिखिए। लिखिए अनुच्छेद 19, यह अनुच्छेद हमें छह प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार, छह प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। छह प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। उन्नीस के एक के ए, अनुच्छेद 19 के एक के ए, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। 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 इसी अनुच्छेद के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत झंडा फहराना, इसी अनुच्छेद के तहत झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। इसी अनुच्छेद के तहत झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। इसी अनुच्छेद, उसी में, इसी अनुच्छेद
इसी अनुच्छेद इसी अनुच्छेद इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। उसी में इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघवाद, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघवाद, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघवाद, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघवाद 1985 में, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघवाद 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के 1 के ए में, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघवाद 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के 1 के ए में, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में 1A में प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया, 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 प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया। आगे 19(1)(b), 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 19(1)(b) शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने का अधिकार, 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 शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने का अधिकार। आगे 19(1)(c), 19(1)(c), 19(1)(c) पार्टी, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, 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 बनाने का अधिकार। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 19(1)(c) में सहकारी समिति को जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 19(1)(c) में, 19(1)(c) में सहकारी समिति को जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 19(1)(c) में सहकारी समिति को जोड़ा गया। आगे 19(1)(d), 19(1)(d), 19(1)(d) पूरे भारत के भीतर, पूरे भारत के भीतर, पूरे भारत के भीतर कहीं भी, पूरे भारत के भीतर कहीं भी आने जाने का अधिकार, कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक 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 आने जाने का अधिकार, फुल स्टॉप, कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने का अधिकार, कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने का अधिकार, फुल स्टॉप। आगे 19(1)(e), 19(1)(e) यह अनुच्छेद
यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को पूरे भारतवर्ष के भीतर पूरे भारतवर्ष के भीतर पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी जमीन खरीद कर पूरे भारतवर्ष के भीतर कहीं भी जमीन खरीद कर बसने का अधिकार देता है। कहीं भी जमीन खरीद कर बसने का अधिकार देता है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। जब जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 और 35 ए जब जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 और 35 ए जब जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 और 35 ए लागू था, तब वहां अन्य राज्यों के व्यक्ति जमीन खरीद कर नहीं बस सकता था। तब वहां अन्य राज्यों के व्यक्ति जमीन खरीद कर नहीं बस सकता था। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 ईस्वी में 2019 ईस्वी में जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 से समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 370 और 35 से समाप्त कर दिया। जिस कारण अब भारत के किसी भी राज्य के नागरिक जिस कारण अब भारत के किसी भी राज्य के नागरिक जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद कर बस सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद कर बस सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद कर बस सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद कर बस सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद कर बस सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा भी होना चाहिए। ये बात नहीं लिखिएगा। चलिए आगे। अनुच्छेद 19 के 1 का जी। अनुच्छेद 19 के 1 का जी। अनुच्छेद 19 के 1 का जी। यह अनुच्छेद भारत के लोगों को आजीविका यह अनुच्छेद भारत के लोगों को आजीविका चलाने हेतु कोई भी व्यवसाय या व्यापार
कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार देता है। कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार देता है। कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार देता है। करने का अधिकार देता है। लेकिन ध्यान रहे कि लेकिन ध्यान रहे कि लेकिन ध्यान रहे कि वैसा व्यापार लेकिन ध्यान रहे कि वैसा व्यापार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि वैसा व्यापार नहीं किया जा सकता है जिसे जिसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा जिसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उल्टा पुल्टा लिखती है जी हैं, जिसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया हो। प्रतिबंधित कर दिया गया हो। देखिए, ध्यान दीजिए, आपके नोट में जो अनुच्छेद 19 है ना, उसको काट दीजिए। ठीक है, उसको ऐसे काट दीजिए। पेन दीजिए, जैसे काट रहे हैं वैसे काट दीजिए। देखिए, ऐसे काटे ना, क्रॉस का चिन्ह लगा दिए ना, हाँ ऐसे ही काट देना। समझ गए? है, सुनिए, हल्ला मत कीजिए। हम अपने सब्जेक्ट में बोले हुए हैं ना कि एगो कॉपी बनाना है, और हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ लिखाते हैं ना नोट के अलावा, और सबको पढ़ते हुए लगभग साल भर या साल भर से ज्यादा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक आप लोग नहीं सीखे हैं। समझ गए? अजीब हाल है आप लोग का। चलिए चलिए, अब हो गया। आ जाइए, अनुच्छेद 20 में तो है ही 1 2 3 करके, उसी को ए क, 2 को बी या ख, 3 को सी या ग समझ लेना है। बात समझ रहे हैं? हाँ, आगे आइए। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 है ना, स्पष्ट कर देते दीजिए तो है। अनुच्छेद 20 पे आइए। 20 पे आए। दोष सिद्धि से संरक्षण लिखा हुआ है, वो दोषता लिखा हुआ है, दोष होगा। ठीक है, दोष कर लीजिएगा जैसे हम बोर्ड पे लिखे हैं, दोष सिद्धि से संरक्षण। और उसके नीचे देखिए, यह अनुच्छेद दोषी को 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। 1 नंबर में, अपराधी जिस समय अपराध करता है उसे उसी कानून के हिसाब से सजा दिया जाएगा। कॉस्ट में लिख लीजिए 20 का ए या क, इसके कॉस्ट में 20 का ए या क। फिर दूसरा है, अपराधी को एक गलती की एक ही सजा दिया जाएगा, मतलब दोहरे दंड से संरक्षण। 20 का ख या बी, कॉस्ट में लिख लीजिए 20 का ख या बी। और अपराधी स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, 20 का सी या ग। कर लिए ये चीज। चलिए, अब आ जाइए आगे। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में है आपको, एक लाइन में कहे तो अनुच्छेद 21 में है आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको समझिएगा। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है, समझना है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है मानवीय गरिमा के साथ स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। इसका मतलब होता है मानवीय गरिमा, मानवीय गरिमा के साथ स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। और उससे आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के अधिकार से कोई भी वंचित आपको नहीं कर सकता है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन आपके इस अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए, जो भारत का संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 काफी व्यापक है।
अनुच्छेद 21 में भले ही कहने के लिए एक लाइन कह दिया जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी मानवीय गरिमा के साथ स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत कुछ आता है। इसके अंतर्गत बहुत कुछ आता है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में इस अनुच्छेद को काफी व्यापक बना दिया है। अनुच्छेद 21 को काफी व्यापक बना दिया है और खास तौर पर कई मामलों में अनुच्छेद 21 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अनुच्छेद 21 को लेकर जो 1978 ईस्वी में मेनका गांधी केस में आया है, वह जजमेंट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 21 को लेकर के मेनका गांधी वाद 1978 में, अनुच्छेद 21 को लेकर के मेनका गांधीवाद 1978 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, यह काफी व्यापक है, काफी व्यापक जजमेंट है। और इस जजमेंट के अनुसार कई सारे प्रावधानों को अनुच्छेद 21 का अंग बनाया गया है। जैसे विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत इसी जजमेंट में कहा गया है। विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत इसी जजमेंट में कहा गया है। फिर आपको स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ वातावरण, आवास का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, यह सब मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। यह सब मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत और यह सब प्रावधान मेनका गांधीवाद 1978 के जरिए ही अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आपको जोड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जोड़ा गया था। और अगर अनुच्छेद 21 की हम बात करें तो आज के डेट में अनुच्छेद 21 मन मुताबिक विवाह करने का अधिकार देता है, यानी आप अपने इच्छा के मुताबिक अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं, लेकिन इसका एकमात्र शर्त यह होता है कि आप वयस्क होने चाहिए, आप वयस्क होने चाहिए। अगर लड़का लड़की वयस्क है तो वो अपने मन मुताबिक अपने पसंद से विवाह कर सकता है। यह अधिकार आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ही निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत ही जो है आज की डेट में आपको एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। निजता, राइट टू प्राइवेसी। देखिए प्राइवेसी का मतलब समझते हैं, निजता का मतलब समझते हैं? हाँ, एकदम समझते होंगे, सब चीज तो आप लोग समझबे करते हैं। एक बार जो है आप नोट को पढ़िए, नोट को हम पढ़वाते हैं, दीजिए नोट पढ़वाते हैं। देखिए अनुच्छेद 21 नीचे लिखा हुआ है, यह अनुच्छेद हमें गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, वरदान करता है, लिख दिया। वरदान को काट करके प्रदान कीजिए, प्रदान करता है, प्रदान करता है, वरदान ने प्रदान करता है, प्रदान करता है। इस अनुच्छेद को व्यापक रूप मेनका गांधीवाद 1978 के द्वारा प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत निम्न अधिकारों को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। नीचे देखिए, प्राण की स्वतंत्रता, हम आत्महत्या, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वहां पे लिखा हुआ है ना जी। तो प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए, हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। देखिए समझिएगा आप इस चीज को कि एक प्रकार से अनुच्छेद 21 की बात करेंगे ना तो अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हुए हैं कि जैसे अनुच्छेद 19 हमें बोलने का अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 19 जैसे हमें बोलने का अधिकार देता है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 19 हमें चुप रहने का भी अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 19 हमें बोलने का अधिकार और चुप रहने का अधिकार दोनों देता है। तो उसी प्रकार से अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। तो क्या अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ मरने का अधिकार यानी आत्महत्या करने का अधिकार देता है या नहीं देता है? अनुच्छेद 21 हमें सिर्फ जीवन जीने का अधिकार देता है, आत्महत्या करने का अधिकार नहीं देता है। अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, आत्महत्या करने का अधिकार नहीं देता है। और देखिए, आपको जो है भारत में कुछ समय के लिए आत्महत्या का अधिकार मौलिक अधिकार बना रहा था, लगभग 2 वर्षों तक, 1994 से 1996, 1994 से 1996।
देखिए 1994 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, पी रथीनाम बनाम भारत संघवाद, बनाम भारत संघवाद, पी रथीनाम बनाम भारत संघवाद। 1994 में यह जजमेंट आया था और इस जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था। आत्महत्या को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था। और जब सुप्रीम कोर्ट अपने इस जजमेंट में आत्महत्या को मौलिक अधिकार घोषित किया था तो फिर भारत में आत्महत्या की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर जो है आपको आत्महत्या कर लिया करता था। इसके बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्यवाद, ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1996 में आया। 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलट दिया और कहा कि आत्महत्या करना मौलिक अधिकार नहीं है। आत्महत्या करना मौलिक अधिकार नहीं है, लोगों को जीवन जीने के ऊपर जोर देना चाहिए, लोगों को जीवन जीने के ऊपर जोर देना चाहिए। तो भारत में कुछ समय के लिए 1994 से 1996 के बीच में आत्महत्या मौलिक अधिकार रहा था और उस समय आत्महत्या की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई, जिस वजह से फिर से सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को पलट दिया। और साथ ही साथ यहां पर इस बात को भी याद रखना है कि किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या को मौलिक अधिकार घोषित किया और किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा किया कि आत्महत्या करना मौलिक अधिकार नहीं है। तो पी रथीनाम बनाम भारत संघवाद में कहा मौलिक अधिकार है और ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्यवाद में कहा मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस बात को याद रखना है। तो प्राण की स्वतंत्रता में हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आत्महत्या नहीं कर सकते हैं मतलब जीवन जीने पर जोर देना है, जीवन जीने पर जोर देना। पहली बात, हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता है, मतलब हमको कोई नहीं मार सकता है, हमको, आपको या किसी को भी कोई नहीं मार सकता है, कोई किसी का प्राण नहीं ले सकता है। अगर कोई किसी का प्राण लेता है या किसी की हत्या करता है तभी जाकर के जो है उस पर मुकदमा चलाया जाता है और मुकदमा चला करके जो है उसे सजा सुनाई जाती है। आगे है, हम पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं। इसके बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यह सब प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसके बाद दैहिक स्वतंत्रता, हम अकेला रह सकते हैं। एकांतवास का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। आप चाहे तो आप एकांतवास में रह सकते हैं, एकांतवास में जीवन यापन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विदेश जाने की स्वतंत्रता, आप विदेश जा सकते हैं। निजता का अधिकार, वही राइट टू प्राइवेसी अंग्रेजी में। व्यभिचार, शादी होने के बाद भी हम किसी से संबंध रख सकते हैं लड़के लड़कियों के स्वेच्छा से। समझ गए? हल्ला काहे कर रहे हैं, अजीब हाल है। ठीक है, हल्ला मत कीजिए, समझ गए। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है आपको यह सब आता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दोनों को स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आप देखिए नोट में, पी रथीनाम बनाम भारत संघवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए कहा कि आत्महत्या करना मौलिक अधिकार नहीं है, लोगों को अपने जीवन जीने पर जोर देना चाहिए। आत्महत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत जो है एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अभी हम आपको बोले हैं ना कि जो है ये जो आपको मेनका गांधीवाद 1978 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 को काफी व्यापक रूप प्रदान किया है। तो देखिए वही बात आपको लिखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। अब जो है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार। फिर आपको बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, बार कैटरर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, शयन यानी सोने का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, धर्मीय विकास का अधिकार, अवसर का अधिकार, सब मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। आए क्या न्यायालय में होता है, ठीक है, ये सब है, समझ गए। तो ये सब चीज को आप याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 21 का अंग है, समझ गए। एक बार अनुच्छेद 21 आप अपने से पढ़ लीजिए, तो थोड़ा सा पढ़िए तो अनुच्छेद 21।
क्या? हाँ, मतलब भारत के बाहर ना जाने का अधिकार। अगर आप चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं जाइए, नहीं जाना है नहीं जाइए, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 21 पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे आइएगा, अनुच्छेद 21 का को, अनुच्छेद 21 का को देखिए, जो आपको अनुच्छेद 21 का को है, ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, और इस अनुच्छेद को जोड़ करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और यह कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने नागरिकों को, विशेष तौर पर राज्य के वैसे नागरिक जिनका उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष है, जिनका उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक स्तर पर जो है उपलब्ध करवाएगा। तो अनुच्छेद 21 के क के तहत ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, आपको इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। और यही कारण जो है आपको सरकारी विद्यालय, देखिए सरकारी विद्यालय सबका गठन होता है, सरकारी विद्यालय में टीचर सब होते हैं। तो सरकारी विद्यालय की अगर आप बात करेंगे तो वो अनुच्छेद 21 के क को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 के क को संरक्षण प्रदान करता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है, यह गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। देखिए भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान की अगर आप बात करेंगे तो भारत का संविधान गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 22 उस व्यक्ति को 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। पहला संरक्षण यह प्रदान करता है कि वह गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, वह गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। और दूसरा संरक्षण यह प्रदान करता है कि उसे 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और तीसरा संरक्षण यह प्रदान करता है कि वह अपने मन मुताबिक वकील रख सकता है, वह अपने मन मुताबिक वकील रख सकता है, मन मुताबिक वकील रख सकता है। देखिए कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि पुलिस हमको, आपको या किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए आया, तो जब आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आता है तो आपको 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। एक संरक्षण है आप गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, दूसरा है कि आपको 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और तीसरा है कि आप अपने मन मुताबिक वकील रख सकते हैं। ध्यान रहे कि यह जो अधिकार है 2 प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं होता है, एक शत्रु देश के विदेशी नागरिक, शत्रु देश के विदेशी नागरिक, और दूसरा जिसे निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, जिसे निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उसे अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होता है। शत्रु देश के विदेशी नागरिक, नागरिक पढ़ाते हुए हम आपको समझाए हुए थे, भारत का जिन देशों के साथ युद्ध होता है वे देश भारत के लिए शत्रु देश होते हैं, और वहां के नागरिक शत्रु देश के विदेशी नागरिक होते हैं। भारत के लिए पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, यहाँ के नागरिक शत्रु देश के विदेशी नागरिक हैं, क्योंकि भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ जो है आपको युद्ध हो चुका है, युद्ध हो चुका है। तो अगर किसी पाकिस्तानी या चीनी नागरिक को भारत में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होगा, वो गिरफ्तारी का कारण नहीं पूछ सकता है, उसे 24 घंटा के बदले 96 घंटा बाद भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और वह अपने मन मुताबिक वकील भी नहीं रख सकता है। दूसरा निवारक निरोध कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया जाता है उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब सवाल यह उठता है कि निवारक निरोध कानून क्या है। देखिए निवारक निरोध कानून उस कानून को कहा जाता है जिस कानून के तहत, निवारक निरोध कानून उस कानून को कहा जाता है जिस कानून के तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही अपराध करने से रोक दिया जाता है। निवारक निरोध कानून को भारतीय संविधान की एक बुराई बतलाई गई है, निवारक निरोध कानून को भारतीय संविधान की एक बुराई बतलाई गई है। देखिए होता क्या है
कि जैसे मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम है गांधी मैदान में और किसी संगठन ने, किसी उग्रवादी संगठन ने यह लक्ष्य बनाया कि प्रधानमंत्री पर अटैक करना है, प्रधानमंत्री पर अटैक करना है। तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अगर गांधी मैदान में है तो जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, जो सुरक्षा एजेंसी है, वो 1 माह पहले से ही गांधी मैदान के आसपास या 2 माह पहले से ही गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा घेरों का मुआयना करना शुरू कर देता है। और फिर अगर सुरक्षा एजेंसी को पता चलता है कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा तो फिर कोई संगठन जो है उन पर आक्रमण कर सकता है। जैसे ही सुरक्षा एजेंसी को पता चलता है वैसे ही सुरक्षा एजेंसी उस उग्रवादी संगठन के सभी कार्यकर्ता को नजरबंद कर देता है, नजरबंद कर देता है। और तब तक के लिए नजरबंद कर देता है जब तक कि कार्यक्रम ना हो जाए। मतलब घटना होने से पहले ही घटना को होने से रोक लिया जाता है, घटना होने से पहले ही घटना को होने से रोक लिया जाता है। और इस निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिक से अधिक 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, 3 माह तक नजरबंद करके रखा जा सकता है। उससे अधिक समय तक बंद करके रखने को लेकर सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन आवश्यक होता है, सलाहकार बोर्ड का सिफारिश आवश्यक होता है। और अगर सलाहकार बोर्ड कहता है कि नहीं, इसको 2 माह और रखना चाहिए, 3 माह और रखना चाहिए, 1 माह और रखना चाहिए, तत्पश्चात ही उसे आगे के दिनों तक भी रखा जा सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, देखिए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ। अनुच्छेद 370 समाप्ति के समय भारत सरकार को यह आशंका था कि जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडर सब है, जैसे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये सब नेता अगर बाहर रहेंगे तो हो सकता है जम्मू कश्मीर में दंगा हो जाए। तो जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया तो महबूबा मुफ्ती जैसे नेता, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को उनके अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया। मतलब वो किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रख सकता है या रख सकती है, घर में ही, उनके अपने ही घर में उनको नजरबंद कर दिया गया। तो इसलिए नजरबंद किया गया कि ताकि जम्मू कश्मीर में कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। वे सब जम्मू कश्मीर के प्रभावशाली नेता हैं, उनके एक स्टेटमेंट पर जनता दंगा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इसलिए उन लोगों को नजरबंद कर दिया गया। तो ऐसा थोड़े था कि महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला कुछ किया था या की थी, नहीं। जम्मू कश्मीर में कोई इंसिडेंट ना हो, कोई घटना ना हो, कोई हिंसा ना हो, इसलिए उन लोगों को नजरबंद कर दिया गया। और उन लोगों को नजरबंद इसी निवारक निरोध कानून के तहत ही किया गया था, निवारक निरोध कानून के तहत ही किया गया था। और अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 इसमें निवारक निरोध कानून की ही चर्चा है, निवारक निरोध कानून की ही चर्चा है। तो निवारक निरोध कानून उस कानून को कहा जाता है जिस कानून के तहत घटना को अंजाम देने से पहले ही घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को नजरबंद कर दिया जाता है ताकि घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। तो यह एक प्रकार से अच्छी व्यवस्था भी है, साथ ही साथ जो है यह आपको खराब व्यवस्था भी है, दोनों प्रकार की बात है। क्लियर है? चलिए तो आइए याद करते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 को व्यापक रूप किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया? मेनका गांधीवाद। अच्छा, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आत्महत्या मौलिक अधिकार है? किसमें कहा आत्महत्या मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कौन अनुच्छेद के तहत? कौन अनुच्छेद के तहत? 21 का को मूल संविधान में था? केमा संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे अनुच्छेद 22 में क्या है? क्या है? और अनुच्छेद 22 कितने प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं होता? कितने प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं होता? 2। कितने प्रकार के लोगों? कौन कौन? शत्रु देश के विदेशी नागरिक और जिसे निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को कितने प्रकार का संरक्षण? कितने प्रकार का? पहला संरक्षण, दूसरा संरक्षण, तीसरा संरक्षण अपने मन मुताबिक। क्लियर है? चलिए इससे आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है।